गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम गुप्त साम्राज्य स्टार्ट किया और गुप्त साम्राज्य में हमने जो पिछला जो शासक पढ़ा वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य है या गुप्त काल है, उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। इस गुप्त काल में भारत में चहुं ओर विकास हुआ। आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से विकास हुआ, जिस कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। यहाँ हम जो नेक्स्ट शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसका पुत्र है कुमारगुप्त। 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसकी मृत्यु के बाद में ये शासक बना, गुप्त साम्राज्य का शासक बना। कुमारगुप्त ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सिक्के या मुद्राएं जारी करने वाला कुमारगुप्त था। और ऐसा माना जाता है कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो भी कुमारगुप्त को ही माना जाता है। इसके अलावा यहाँ कुमारगुप्त जो है उसने कुमारगुप्त के समय की 623 मुद्राएं बयाना में मिले। बयाना है भरतपुर में। यहाँ से कुमारगुप्त के समय की 623 जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है। सर्वाधिक सिक्के या मुद्राएं जारी करने वाला शासक कुमारगुप्त को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी कुमारगुप्त ही था। इसी के काल में, कुमारगुप्त के काल में पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह हुआ। पुष्यमित्रों का विद्रोह, यानी कुमारगुप्त प्रथम को पुष्यमित्रों का विद्रोह झेलना पड़ा। इसके समय में पुष्यमित्रों द्वारा विद्रोह कर दिया गया इसके साम्राज्य में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुमारगुप्त के काल में ही गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन भी कुमारगुप्त प्रथम के काल में ही शुरू हो गया। तो इस तरह से कुमारगुप्त का जो शासनकाल है वो अक्षुण्ण नहीं बना रख सका। ये साम्राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के द्वारा जो शासन स्थापित किया गया वो शासन कुमारगुप्त के द्वारा अक्षुण्ण नहीं रह सका। और इसके काल में विद्रोह होने शुरू हो गए। जो सामंती व्यवस्था थी वो सामंत व्यवस्था बिखरने लगी और वो सामंत विद्रोही बन गए। कुमारगुप्त प्रथम ने 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हूण आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया और वापस गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो शासक है स्कंदगुप्त ने शासन 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। हूणों के आक्रमण को विफल किया। स्कंदगुप्त जैसे ही शासक बना, इसको हूण आक्रमण का सामना करना पड़ा और लेकिन स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित कर दिया गया। ये जानकारी जो है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख है उससे प्राप्त होती है।
इस कुमारगुप्त के बारे में जो ह्वेनसांग है उसने एक बात और कही है। ह्वेनसांग ने शक्रादित्य की उपाधि दी इसको। ये कुमारगुप्त प्रथम के लिए है, ह्वेनसांग ने दी थी ये उपाधि। यहाँ हूण आक्रमण हो रहे स्कंदगुप्त के शासनकाल में, और जूनागढ़ अभिलेख से ही ये पता चलता है कि उसने, ये जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल किया। इसकी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य अंकित मिलता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि इसने भी चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इसने। गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। अधिक बरसात के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, और इस टूटने के कारण यहाँ पर स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया या पुनरुद्धार करवाया। ये जो कार्य था पुनर्निर्माण करवाने का, सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त, सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा ये पुनर्निर्माण करवाया गया, और यहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया। विष्णु मंदिर का निर्माण इस चक्रपालित ने करवाया। तो सुदर्शन झील टूट गई, उसका बांध टूट गया था, उसका पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के काल में हुआ, और ये कार्य सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त है उसके पुत्र चक्रपालित के द्वारा करवाया गया, और यहाँ पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। भीतरी स्तंभलेख जूनागढ़ अभिलेख और एक है चंद्रगुप्त परिपरीक्षा। ये जो ग्रंथ है इनसे हमें स्कंदगुप्त के काल की जानकारी प्राप्त होती है, स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसकी विजयों का उल्लेख है इसमें मिलता है। इसने अपने साम्राज्य को भीषण संकट से बचाया, हूणों के आक्रमण से बचाया, पुष्यमित्रों के आक्रमण से, या जो बाहरी सीमा के जो शत्रु थे उन शत्रुओं से इसने अपने राज्य को बचाया, गुप्त साम्राज्य को बचाया। उसने अनेक विपत्तियों का सामना किया, अनेक विपत्तियों का सामना करते हुए उसका जो साम्राज्य है वो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत था। इसका जो साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत किया। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, इतने आक्रमणों को विफल करते हुए इसने अपने साम्राज्य को विस्तार रूप दिया, और वह एक उदार शासक था, प्रजापालक शासक है, उदार प्रजापालक, जनता का जो हितैषी है वो स्कंदगुप्त को कहा जाता है। धर्म सहिष्णु, सभी धर्मों का पालन करने वाला स्कंदगुप्त के लिए कहा जाता है। उसका जो बुद्धिमत्तापूर्ण शासन है, उसकी शौर्यपूर्ण युद्ध, बुद्धिमत्तापूर्ण शासन, शौर्यपूर्ण युद्ध, उसकी स्वदेशी जो भक्ति है, इन सब ने उसको
शौर्यपूर्ण इसके द्वारा जो युद्ध किए गए उनमें इसको सफलता मिली, बुद्धिमत्तापूर्ण इसने शासन किया और धर्म सहिष्णु व्यक्ति था ये। इसके कारण ही इसकी स्वदेश के प्रति जो प्रेम है, स्वदेश भक्ति है, इसी के वजह से जो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक हैं उनमें इसका नाम स्कंदगुप्त का लिया जाता है। तो स्कंदगुप्त का जो शासनकाल था वो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। हुणों को पराजित करने वाला ये पहला शासक था स्कंदगुप्त। और इसकी जो जानकारी, इसकी विजयों की, इसके युद्धों की में सफलता की जो जानकारी वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा इसके और भी भीतरी स्तंभ लेख है और एक चंद्रगुप्त परिपरीक्षा है, आदि जो ग्रंथ है उनसे भी हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनी थी और ये सुदर्शन झील है आधुनिक या वर्तमान समय में जल संरक्षण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। भारत में जल संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है सुदर्शन झील को। और इसकी जो जानकारी है हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। सुदर्शन झील है गिरनार पर्वत पर स्थित है। सौराष्ट्र जो प्रांत है उसकी गिरनार पर्वत पर, सौराष्ट्र प्रांत के वर्तमान में गुजरात और यहाँ पर गिरनार पर्वत, यहाँ पर ये झील है सुदर्शन झील। और इसका जो निर्माण हुआ, प्रथम निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, विभिन्न समय पर इसका पुनरुद्धार हुआ। स्कंदगुप्त के भी समय हुआ, रुद्रदामन के समय में हुआ और अशोक के काल, सम्राट मौर्य सम्राट अशोक है उसके काल में भी इसका पुनरुद्धार करवाया गया। तो इस तरह से समय समय पर जब इसकी में मरम्मत का कार्य हुआ, विभिन्न शासकों के द्वारा इसका कार्य पुनर्निर्माण करवाया गया। तो प्रथम बार जो इसका निर्माण हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। उसके बाद में अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन है शक शासक, उसने भी करवाया और स्कंदगुप्त गुप्त शासक उसने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर वैश्यपुष्यगुप्त है, उसके द्वारा जन कल्याण के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया, जन कल्याण हेतु। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्यपुष्यगुप्त के द्वारा जन कल्याण हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। रुद्रदामन के समय इसकी मरम्मत का उल्लेख है। तो प्राचीन जो भारतीय शासक है उनके द्वारा जल प्रबंधन और जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण सुदर्शन झील को माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। ये प्रमुख रूप से हमने गुप्त जो शासक है उनके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में देखते हैं गुप्त साम्राज्य है वो पतन की ओर गया। तो ये पतन की ओर गया उसके कारण क्या थे? इसमें प्रमुख रूप से माना गया कि एक ही धर्म की ओर इनका जो झुकाव है वो होना भी इनके पतन का कारण माना गया। दूसरा कारण ये मानते हैं कि केंद्रीय शक्ति है वो दुर्बल हो गई, कि जो सम्राट है वो अयोग्य थे, उस हिसाब से भी ये गुप्त साम्राज्य वो पतन की ओर चला गया। हेमचंद्र राय चौधरी है वो इसका कारण मानते हैं कि जो गुप्त सम्राट थे उनका एक ही धर्म, यानी गुप्त सम्राटों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। ये जो हेमचंद्र राय चौधरी है वो ये मानते हैं कि इन गुप्त शासकों का धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हुआ, जो इनके पतन का, इनके साम्राज्य के पतन का कारण रहा। इसके अलावा शांतिपूर्ण विदेश नीति
तो इस तरह से कुछ कारण है जो इनके पतन के कारण माने गए हैं गुप्त साम्राज्य के। तो विभिन्न शासक, सबसे पहले हमने देखा इसमें श्रीगुप्त है, घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में हमने पढ़ा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसके बाद में आता है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद में आता है स्कंदगुप्त। तो प्रमुख रूप से हमने गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन किया। अब आता है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण पहला जो कारण है वो है केंद्रीय शक्ति का कमज़ोर होना। केंद्रीय शक्ति, सम्राट की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो गई, ये गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। केंद्रीय शक्ति का कमज़ोर होना। दूसरा जो कारण है वो है हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार, हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार था गुप्त शासकों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। तीसरा जो कारण है वो है गुप्त सम्राटों की जो सैन्य शक्ति है उसका कमज़ोर होना। सैन्य शक्ति का कमज़ोर होना। और जो चौथा कारण है वो है इनकी शांतिपूर्ण विदेश नीति। कम से कम युद्ध करना, विदेशों से संबंध बनाना, शांतिपूर्ण विदेश नीति है, वो भी इनके पतन का कारण बनी। इस तरह से प्रमुख रूप से ये कारण थे, 4 कारण जो गुप्त साम्राज्य के पतन को दर्शाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है गुप्तकालीन कला, कला, साहित्य और विज्ञान। ये गुप्त काल में कि किस तरह से कला का विकास हुआ। कला में वास्तुकला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, संगीत कला है। तो इस तरह से इन जो कला है उसका विकास हो। उसके बाद में साहित्य, कौन कौन से साहित्य गुप्त काल में लिखे गए। तो सबसे ज़्यादा जो ये विकास हो रहा है कला के क्षेत्र में कह सकते हैं, साहित्य में, विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई, इसी वजह से गुप्त काल है वो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना गया है। तो यहाँ नेक्स्ट जो है हम देखते हैं गुप्तकालीन कला। गुप्तकालीन कला इसमें सबसे पहले है वो आती है वास्तुकला। भारतीय इतिहास की बात की जाए, प्राचीन भारतीय इतिहास या इतिहास की बात की जाए तो मंदिर निर्माण की सबसे पहले शुरुआत है वो गुप्त काल में हुई। मंदिर निर्माण की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में जो मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ वो गुप्त काल में ही हुआ था। अब जो मंदिर बनना स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे जो शास्त्रीय नियम है वो शास्त्रीय नियमों का भी प्रतिपादन होने लग गया। तो यहाँ पे जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो शास्त्रीय नियमों के आधार पे, शास्त्रीय नियमों का प्रतिपादन, ये भी गुप्त काल में शुरू हुए। इसके तो मंदिर जो वास्तु है उसके साथ साथ इसकी जो शास्त्रीय नियम थे उनका प्रतिपादन शुरू हुआ। इस काल में जो मंदिर है, गुप्त काल के मंदिर है वो नागर शैली में मिलते हैं। मंदिर निर्माण की 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक है बेसर शैली। तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं और उसमें जो गुप्त काल के मंदिर मिलते हैं वो सर्वाधिक है नागर शैली के। उत्तरी भारत में जो मंदिर निर्माण किए गए, मंदिरों का निर्माण किया गया वो नागर शैली में हुआ। दक्षिण भारत में जो
मंदिरों का निर्माण हो द्रविड़ शैली के अनुसार हुआ और बेसर शैली है वो मध्य भारत। तो इस तरह से मंदिर निर्माण की ये शैली है। 3 शैलियाँ जिसमें से नागर शैली है उसका विकास सर्वोत्कृष्ट विकास गुप्त काल में हुआ और मंदिरों का निर्माण इस नागर शैली के अनुसार ही गुप्त काल में हुआ। इसमें जो मंदिर के विभिन्न भाग होते थे, आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप। जो मुख्य मंदिर होता था उसको गर्भगृह कहा जाता था। आधार पीठिका एक चबूतरा बना करके, यहाँ सभा मंडप है, मुख्य मंदिर है, उसके सामने का जो खुला प्रांगण होता था वो सभा मंडप होता था, सभा मंडप। इसके अलावा यहाँ पे शिखर है, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। तो ये विभिन्न जो भाग है मंदिर के होते थे। आधार पीठिका है, गर्भगृह है, सभा मंडप, शिखर, अंतराल और जो प्रवेश द्वार है उस पर गंगा यमुना, प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ होती थी। प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ। तो ये मंदिर के जो भाग हैं वो होते थे। गुप्त काल में नागर शैली में मंदिर बनाए जाते थे और आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ और प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ, ये विशेषताएं थी इस काल के मंदिरों की। सामान्य विशेषताएं कही गई है। यहाँ जो मंदिरों का निर्माण है वो ईंट और पत्थर दोनों से हुआ है। ईंट और पत्थरों का प्रयोग, मंदिर निर्माण में ईंटों का प्रयोग होता था और ईंट व पत्थरों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो कुछ मंदिरों के उदाहरण हैं जो भारत में गुप्त काल में बनाए गए और उनमें आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो कुछ मंदिरों के उदाहरण हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर इस काल के प्रमुख मंदिर है। उनमें पहला नाम आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। विष्णु है, शिव है, पार्वती, लक्ष्मण है। ये इस तरह से कुछ मंदिरों के नाम आते हैं। जैसे भूमरा का शिव मंदिर, विष्णु के बाद में आता है भूमरा का शिव मंदिर। एक है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। फिर उसके बाद में आता है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ये प्रमुख जो मंदिर है, आदि प्रमुख मंदिर इस काल में जिनका अस्तित्व वर्तमान में भी है। तो ये तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी विष्णु का ही है, दशावतार। तो इस तरह से प्रमुख जो मंदिर है वो इस काल के मिलते हैं। इस मंदिरों के इस काल में मंदिर निर्माण के साथ साथ विहार, स्तूप, बौद्ध धर्म से संबंधित इनका निर्माण भी हुआ। विहार, स्तूप, गुहाएं, चैत्य आदि का निर्माण भी हुआ, क्योंकि अधिकतर जो गुप्त शासक थे उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल है उनका निर्माण भी इस काल में हुआ।
जैसे हम देखते हैं अजंता की गुफाएं, अजंता व एलोरा, इनका निर्माण भी इस काल में ही हुआ। अजंता और एलोरा बाघ की गुफाएं, इसके अलावा उदयगिरी के जो मंदिर हैं वो भी इस काल में ही निर्मित हुए थे। उदयगिरी के गुहा मंदिर, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। इसके अलावा कुछ स्तूप थे, एक महाबोधि मंदिर है, उसका निर्माण भी गुप्त काल में ही, महाबोधि मंदिर। तो इस काल में जो गुप्तकालीन जो कला है उसमें मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। वास्तुकला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में वास्तुकला, और वास्तुकला में भी सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो मंदिर निर्माण पर दिया गया। मंदिर निर्माण की शुरुआत यहीं से मानी गई है। ईंट और पत्थरों का प्रयोग, शास्त्रीय नियमों की शुरुआत भी, और नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। तो इस तरह से प्रमुख जो मंदिर है, मंदिरों की जो विशेषता है, प्रमुख सामान्यतः रूप से प्रमुख विशेषता दी गई है। कुछ उदाहरण बौद्ध स्थलों के रूप में भी है। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी के गुहा मंदिर, महाबोधि मंदिर, धर्म और स्तूप आदि इस काल में निर्मित हुए। ये महाबोधि मंदिर है वो बिहार में है, बोधगया में, बोधगया बिहार। दूसरी जो कला है, पहली वास्तुकला और दूसरी है मूर्तिकला। मूर्तिकला का भी उत्कृष्ट विकास इस काल में हुआ, गुप्त काल में, और अनेक ऐसी मूर्तियों के उदाहरण मिलते हैं। तो दूसरा आता है इसमें मूर्तिकला। मूर्तिकला मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र ये इस काल में कला के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। पाटलिपुत्र है वो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त सेकंड है, उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी। यहाँ जो मूर्तिकला में जो विशेष बात दिखती है वो है परिधानों की महत्ता। यहाँ में इस काल में जो मूर्तियाँ बनी, कला के प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। विशेष बात है कि मूर्तियों में परिधान होते थे, यानी उनको परिधान या वस्त्र पहनाए जाते थे। अलंकृत प्रभामंडल, चमकता हुआ चेहरा होता था उनका। इसके अलावा विशेष केश सज्जा, बाल है विशेष तरीके से संवारे हुए होते थे मूर्तियों के। मुद्रा, आसन, जो बैठने का तरीका है, आसन लगा करके बैठना, और आध्यात्मिकता, सरलता व भारतीयकरण है वो इनकी विशेषताओं में माना गया है, मूर्तियों की विशेषताओं में। सुल्तानगंज की में एक बुद्ध मूर्ति मिली है, सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में बुद्ध की मूर्ति है। मथुरा से मिली है महावीर की प्रतिमा। मथुरा से है वो महावीर, और देवगढ़, और मथुरा से विष्णु की, मथुरा से महावीर की, देवगढ़ व मथुरा से विष्णु की। तो इस तरह से इस काल की जो मूर्तियाँ उत्खनन में मिली है, सुल्तानगंज है वहाँ से बुद्ध की मूर्ति मिली है, मथुरा से महावीर स्वामी की, और देवगढ़ व मथुरा से विष्णु की मूर्ति
इसके अलावा एरण और उदयगिरी में भी वराह की मूर्तियाँ, एरण व उदयगिरी यहाँ से वराह की मूर्तियाँ मिली है, वराह की प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त हुई। तो इस तरह से कुछ मूर्तियाँ हैं इस काल की वो मिली है। विशेषताएं हमने देखी, परिधानों की महत्ता है, अलंकृत प्रभामंडल है, विशेष केश सज्जा है और मुद्रा, आसन, आध्यात्मिकता, भारतीयकरण, सरलता, ये जो विशेष बातें इस काल की मूर्तियों में देखने को मिलती है। तीसरा जो है गुप्तकालीन कला में वो आता है चित्रकला। चित्रकला अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं या गुप्तकालीन चित्रकला ग्वालियर में है, बाघ की गुफाएं, वो इस चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण माने गए हैं। अजंता और बाघ की गुफाएं, अजंता व बाघ की गुफाएं चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट उदाहरण। अजंता और एलोरा, यहाँ पर जो गुफाएं बनी है उन गुफाओं में चित्रकारी ऐसी की गई है कि आज भी यहाँ से चित्रकारी के नमूने प्राप्त होते हैं, उत्कृष्ट चित्रकारी, और ये गुप्त काल में ही बनी। तो यहाँ अजंता में जो 29 गुफाएं हैं, इन 29 गुफाओं में से 5 गुफाएं ऐसी है जो वर्तमान में अस्तित्व में है। बाघ की जो है, बाघ की गुफाएं, इनकी संख्या 9 है। तो यहाँ पर 5, यहाँ एक जो अजंता में है गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 16 है वो मरणासन राजकुमारी का है चित्र, यहाँ पे मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रमुख रूप से है यहाँ पे। और ये जो गुफा संख्या 17 है इसको चित्रशाला नाम दिया गया है। गुफा संख्या 17 इसको चित्रशाला कहा गया है। जो अजंता के जो चित्र मिले हैं उनमें प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा बुद्ध और जो बोधिसत्व है उनकी, और जो जातक ग्रंथ है उनके वर्णनात्मक दृश्यों का अंकन यहाँ पे किया गया है। जातक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से पूर्व की जो कथाएं हैं, पूर्व जन्म की कथाएं महात्मा बुद्ध की, वो जातक ग्रंथ उनके बारे में। इसके अलावा बुद्ध, और बुद्ध के अलावा जो महान पुरुष हुए बौद्ध धर्म में, बोधिसत्व कहलाते हैं वो, उनके बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। वर्णनात्मक जो दृश्य है उनका अंकन अजंता के चित्रों में मिलता है। ये अजंता, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादा है। सुंदर जो कल्पना है, रंगों का जो तालमेल है, रंगों की जो प्रभा है, वो रेखाओं का लालित्य, ये यहाँ की जो है विशेषता है इन अजंता के गुफाओं की। विषय वस्तु की विविधता है, अभिव्यक्ति में जो है वो संपन्नता वो दिखाई देती है, और अभिव्यंजना के कौशल के कारण अजंता के चित्र अद्वितीय दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं अजंता के चित्रों की दी गई है। गुफा संख्या 16 है वो मरणासन राजकुमारी। इसके अलावा अवलोकिकेश्वर तथा यशोदा व राहुल, महात्मा बुद्ध की पत्नी और उनके पुत्र का जो चित्र है वो गुफा संख्या 16 में है। और अवलोकिकेश्वर जो है उनका चित्र है वो भी इसमें प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। गुफा संख्या जो 17 है उसको चित्रशाला कहा गया है, गुफा संख्या 17 को। और यहाँ पर
माता और शिशु का चित्र प्रमुख है। माता व शिशु का चित्र ये प्रमुख रूप से दिखाया गया है गुफा संख्या 17 में। बाग में भी 9 गुफाएं हैं। यहाँ गुफाओं की संख्या बाग में 9, ये बाग है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और यहाँ जो भित्ति चित्र मिले हैं, दीवारों पर जो चित्र मिले हैं, उनमें लौकिक जीवन से संबंधित वो चित्र है। और वहाँ जो तात्कालिक वेशभूषा केश विन्यास है और जो प्रसाधन आदि सामग्री है वो इन चित्रों में दिखाई देती है। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो सामग्री है वो भी बाग की गुफाओं में हमें मिलती है देखने को। इसके अलावा जो संगीत है, गुप्त काल में संगीत, नाटक और जो अभिनय कला है, अभिनय कला, नृत्य कला आदि का भी सर्वांगीण विकास हुआ इस काल में, गुप्त काल में। तो इस तरह से प्रमुख रूप से वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और चित्रकला के अलावा नाटक है, अभिनय कला है, नृत्य कला है, संगीत है, इनका विकास भी इस काल की प्रमुख देन मानी गई है। अगला जो पॉइंट आता है गुप्तकालीन कला के बाद में हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त काल में विभिन्न साहित्यों या विभिन्न ग्रंथों की रचना की गई। इस काल के जो प्रमुख विद्वान हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार का साहित्य लिखा गया। इस काल में जो भाषा है वो प्रमुख रूप से संस्कृत थी। तो गुप्तकालीन साहित्य प्रमुख जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा है, उसका विकास हुआ, इस काल की प्रमुख भाषा मानी गई है। और विशेष बात है इस साहित्य में, गुप्तकालीन साहित्य में, वो है जटिल अलंकारिक शैली। जटिल अलंकारिक शैली जो साहित्य लिखा गया प्रमुख रूप से वो संस्कृत भाषा में लिखा गया और अलंकारिक शैली में लिखा गया, और वो भी जटिल, बहुत ही जटिल शैली थी। इस काल में प्रमुख रूप से 2 प्रशस्तियों की रचना हुई। एक तो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना गुप्त काल में हुई। एक आता है मेहरौली प्रशस्ति। चंद्रगुप्त के समय ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त के समय में इस मेहरौली प्रशस्ति का विकास हुआ। एक स्तंभ है ये मेहरौली स्तंभ, उस पर ये लिखी गई। तो यहाँ इस काल में प्रयाग और मेहरौली प्रशस्तियाँ हैं, उनकी रचना हुई। इसके अलावा कुछ विद्वान हैं और उनके द्वारा जो प्रमुख साहित्य लिखा गया वो है, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ विद्वान और एक तरफ है इनके ग्रंथ। यहाँ पहला नाम जो आता है वो है भास। भास के द्वारा स्वप्न वासवदत्ता ये लिखा गया कवि या विद्वान भास के द्वारा। फिर है शूद्रक, इन्होंने मृच्छकटिकम ये लिखा। शूद्रक के बाद में आता है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, शूद्रक मृच्छकटिकम, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। और कालिदास के द्वारा कुछ नाटक और महाकाव्य लिखे गए। कालिदास और अमर सिंह है वो विक्रमादित्य जो था चंद्रगुप्त सेकंड उसके काल के उसके दरबार के प्रमुख कवि थे, विद्वान थे। तो यहाँ कालिदास के द्वारा 7 जो प्रमुख रूप से जो महाकाव्य, नाटक और ग्रंथ है वो लिखे गए। तो यहाँ एक
नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक लिखा गया इनके द्वारा। और एक है रघुवंश। रघुवंश है, ये महाकाव्य लिखा गया। फिर है इसके बाद में अमर सिंह है। यह हम यूँ कहे कि जो पुराण है, पुराणों का विकास भी, पुराण स्मृतियाँ, रामायण और महाभारत का जो अंतिम रूप है वो इसी काल में उनको अंतिम रूप दिया गया। जैसे पुराण है, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण और महाभारत, इनके संकलन को अंतिम रूप दिया गया इस काल में। पुराण, स्मृतियाँ, रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य है रामायण और महाभारत, और इनका जो पूर्ण कार्य है वो इस काल में ही हुआ, गुप्त काल में। इसके अलावा अमर सिंह है, उन्होंने अमरकोश लिखा। चंद्र गोमिन है, उन्होंने चंद्र व्याकरण लिखी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। ईश्वर जो कृष्ण है उन्होंने सांख्य कारिका और दिक्नाग जो नामक ग्रंथ है वो लिखे। प्रवर सेन है, उनके वाकपति राज है, उन्होंने गोहडवो ये ग्रंथ लिखा। प्रवर सेन के द्वारा सेतुबंधु नामक ग्रंथ लिखा गया। तो प्रमुख विद्वान है, उनके द्वारा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो इस काल में लिखे गए। तो अमर सिंह के द्वारा अमरकोश, अमरकोश लिखा गया। चंद्र गोमिन के द्वारा चंद्र व्याकरण। वाकपति राज या विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र। भारत में सबसे ज़्यादा भाषाओं में जो अनुवादित ग्रंथ है वो पंचतंत्र है। और इसके बाद में आता है वाकपति राज ने गोहडवो ये ग्रंथ लिखा। ईश्वर कृष्ण इन्होंने लिखा सांख्य कारिका। और इनका एक ग्रंथ और है दिक्नाग। तो प्रमुख जो जैसे भाष्य है स्वप्नवासवदत्ता, शूद्रक, मृच्छ कटिकम, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस। और लास्ट आता है प्रवर सेन के द्वारा लिखा गया सेतुबंधु। इनके द्वारा सेतुबंध ये साहित्य, ये ग्रंथ लिखा गया। इस काल में जो प्रमुख महाकाव्य उनको अंतिम रूप दिया गया। यहाँ जो भी साहित्य लिखा गया इस काल में उसका रूप है वो लौकिक था, यानी इस काल में लौकिक साहित्य का बाहुल्य था। ये विशेष बात है कि इस काल में जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य का बाहुल्य रहा। अधिकतर ये जो साहित्य लिखा गया इस काल में उसका जो विषय था वो जनता से संबंधित था, आम जनता से संबंधित जो साहित्य है वो लिखा गया। हिंदू जो विधियां हैं उनका संकलन हुआ इस काल में। जैसे मैंने बता दिया पहले कि यहाँ पर जो पुराण है, स्मृतियाँ है, रामायण महाभारत है, उनका अंतिम संकलन हुआ। तो मनुस्मृति के आधार पर जो विभिन्न स्मृतियाँ हैं, जैसे नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति है, तो इनमें कानूनों का संकलन हुआ। विभिन्न जो विषय है उनका संकलन यहाँ हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति है, उसमें धर्म, वर्ण, आश्रम आदि की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति में व्यवहार और न्यायिक
विषय है वो दर्शाए गए हैं। तो इस तरह से विभिन्न जो है स्मृतियाँ हैं उनका विकास भी हुआ, वो लिखी गई और उनके क्या क्या विषय रहे। तो यहाँ नेक्स्ट जो साहित्य में ही हम देखते हैं हिंदू विधियों का संकलन, कानून जो संहिताएं हैं उनका विकास हुआ विभिन्न स्मृतियों में। तो हिंदू विधियों का संकलन, हिंदू विधियों का संकलन मनुस्मृति के जो आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर, यहाँ हम देखते हैं मनुस्मृति के आधार पर नारद स्मृति, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, ये प्रमुख जो स्मृतियाँ हैं। यहाँ हम याज्ञवल्क्य, तो यहाँ पे वर्ण धर्म से संबंधित जो जानकारी है, वर्ण धर्म आश्रम समाज, वर्ण धर्म आश्रम समाज, प्रायश्चित और राज्य शास्त्र आदि की जो जानकारी है हमें वो याज्ञवल्क्य स्मृति से प्राप्त होती है या इसमें लिखा हुआ मिलता है। दीवानी और जो फौजदारी मामले हैं वो बृहस्पति स्मृति में, दीवानी व फौजदारी जो विवाद थे उनकी जानकारी या उनसे संबंधित जो नियम है वो बृहस्पति स्मृति में, दीवानी और फौजदारी जो पक्ष है उनका विवेचन, दोनों पक्षों का विवेचन, ये बृहस्पति। नारद स्मृति है उसमें मिलता है व्यवहार और न्यायिक विचार, व्यवहार और न्यायिक विचार के बारे में ये मिलता है नारद स्मृति में। एक है कात्यायन स्मृति, इसमें कानून के 4 अंग, इसमें कानून के 4 अंग बताए गए हैं, कानून के 4 अंग। ये 4 अंग है वो है धर्म, पहला आता है धर्म, व्यवहार, चरित्र, धर्म, व्यवहार, चरित्र और धर्म, व्यवहार, चरित्र, एक और बच रहा है, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन। तो इस तरह से 4 अंग है कानून के, ये कात्यायन स्मृति में इस बात की जानकारी हमें मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें वर्ण है, वर्ण धर्म आदि के बारे में जानकारी मिलती है, वर्ण धर्म आश्रम विधि समाज इन सब के बारे में जानकारी हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। इसके बाद में देखते हैं हम नालंदा विश्वविद्यालय। हमने देखा था कुमारगुप्त के काल में, कुमारगुप्त के बारे में जो पढ़ा तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक संभवतः कुमारगुप्त को बताया जाता है इतिहास में। ये नालंदा विश्वविद्यालय है प्राचीन भारत में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, जहाँ पर हजारों विद्यार्थी देश विदेश से अध्ययन करने के लिए आते थे। हजारों विद्यार्थी देश विदेश से, लगभग यहाँ पे जो छात्र और शिक्षक उनकी संख्या लगभग 10,000 बताते हैं। यहाँ शिक्षा का प्रमुख केंद्र है और जो भी विद्यार्थी यहाँ प्रवेश इस विद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आता था
उसके लिए प्रवेश परीक्षा, उसे एक प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती थी, प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती थी। फिर उसको बाद उसका जो प्रवेश दाखिला है वो इस विश्वविद्यालय में लिया जाता था। धर्म से संबंधित जो शिक्षा है यहाँ दी जाती थी। धर्म है, विज्ञान और उद्योग, तर्क आदि विषय यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी उससे संबंधित होते थे। शिक्षक और जो छात्र है उनकी संख्या लगभग 10,000 मानी गई है। और यहाँ पे एक पाल वंश एक शासक था धर्मपाल, उसने 100 गांव है वो दान दे रखे थे इस नालंदा विश्वविद्यालय को। यहाँ का खर्चा है वो चलाने के लिए। गणमती है, प्रमुख रूप से यहाँ कुछ विद्वानों के नाम आते हैं। गणमती है, एक है शीलभद्र, गणमती, शीलभद्र और स्थिरमती, स्थिरमती। तो ये प्रमुख रूप से कुलपति थे इस विश्वविद्यालय के। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन जो भारतीय इतिहास में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया है। और ये मध्यकाल में तुर्कों के द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। 1203 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। तो ये शिक्षा का केंद्र है, मध्यकाल तक रहा भारत में और फिर इसको नष्ट कर दिया गया तुर्कों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो गुप्तकालीन विज्ञान व प्रौद्योगिकी, गुप्तकालीन विज्ञान व प्रौद्योगिकी। आज की क्लास के लिए इतना ही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।